20 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू आज एक दिन में शेयर मार्केट से गायब हो चुकी है। क्यों? कारण है ये एक व्यक्ति और इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने ये काला बोर्ड लेकर आए जिस पर लिखे हैं कई सारे कंट्रीज के नाम इंक्लूडिंग इंडिया का, और बोर्ड के सबसे ऊपर लिखा है रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि जो कंट्री यूएस पर जितना टैरिफ लगाएगी उसका 50% टैरिफ उन पर लगाया जाएगा। अब देखिए ये इतना आसान नहीं है, इसमें कैच है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि 50% ही क्यों? तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये एक काइंड टैरिफ है, यानी कि हम एक डिस्काउंटेड टैरिफ अब लगा रहे हैं, आने वाले टाइम में शायद ये और भी बढ़ सकते हैं, यानी कि जो बचे हुए 50% है उसका टैरिफ आने वाले टाइम में लग सकता है। इसका क्लियर इंडिकेशन भी उन्होंने दे दिया है। अब उनके इस डिसीजन से पूरी दुनिया तो हैरान है लेकिन खुद यूएस भी हैरान है। लेकिन आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि उनके इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था जिसके चलते वो इलेक्ट होकर आए, और अभी चीज़ें अनाउंस करने के बाद कई सारे यूएस के लोग भी उसे अपोज कर रहे हैं। आज अगर वर्ल्ड मार्केट की हालत देखें तो ये अलग अलग इंडाइसेस है, लिस्ट देख सकते हो आप कितनी क्रेजी तरीके से यहाँ पर शेयर मार्केट फॉल अलग अलग कंट्रीज़ में आज हुआ है। अब आप ही सोचिए कि सिर्फ 50% के बाद ये हालत है, रिस्क 50% लगेगा तो क्या हालत हो जाएगी। ट्रंप की इस एक्शन के बाद सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, दोनों ने एक कॉमन सेंटेंस कहा है कि वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम अगेन, यानी कि चीज़ें अब गलत डायरेक्शन की तरफ जा रही है। इसके इंडिकेशन दोनों ने रिसेंटली दिए हैं और ऐसी ही चीज़ें दुनिया भर के तमाम इकोनॉमीज दे रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो डरी हुई है कि क्या सिचुएशन इससे भी ख़राब हो सकती है, क्या कुछ हाल रहेगा दुनिया का यहाँ से आगे, और इंडियन मार्केट अब किस तरफ जाएगा। क्योंकि रिसेंटली 1-2 हफ्तों में थोड़ी रिकवरी हुई थी, लेकिन ट्रंप की इस अनाउंसमेंट के बाद जो उन्होंने मार्च एंड में की कि 2 तारीख से हम लगा रहे वगैरह वगैरह, उसके बाद अभी फिर से मार्केट में बेयर्स छाए हुए हैं। तो जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कुछ इंपैक्ट होने वाला है, क्या कुछ ट्रंप कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में, ताकि पूरा जो वर्ल्ड ट्रेड का गेम है वो आज आपको डिटेल में समझ में आए। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आपको बता दूँ, ये जो मार्केट फॉल है आज का शायद आपके लिए शॉक होगा, लेकिन जिन लोगों को ट्रंप की रणनीति पता है, जो प्रॉमिस वो बार बार बता रहे हैं मार्च एंडिंग में लोगों को कि मैं लगा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता था कि इस तरह की चीज़ें होने वाली है, और एक्चुअल में फिर उसका इम्पैक्ट भी बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे, इनफैक्ट 2-3 तारीख का। लेकिन जो लास्ट शॉकिंगली हुआ कि थर्सडे के दिन मार्केट थोड़ा ऊपर ही था, लेकिन फिर जब बाकी सारी इकोनॉमीज़ में मार्केट्स गिरने लगे तो आज इंडिया में भी उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने मिला। तो जैसे कि हमने देखा कि वो काले बोर्ड पे बताया कि अलग अलग कंट्रीज़ पर अलग अलग टैरिफ लगाए गए। इंडिया पर ये टैरिफ फिलहाल 26% का है, और इसमें से फिलहाल एक सेक्टर को छोड़ा गया है जिसका नाम है फार्मा। तो फिलहाल इंडिया के फार्मा सेक्टर पर कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में लग सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इन सारी चीज़ों के चलते फार्मा सेक्टर में भी डर का माहौल है। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स 8% तक गिरे हैं, फ्राइडे को भी गिरे थे, आज भी गिरे हैं, और इनफैक्ट अगर यूएस मार्केट पर नज़र डालें तो वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गिर रहा है। मतलब ये शॉक सिर्फ हम इंडियंस और बाकी लोगों के लिए नहीं है, खुद अमेरिकन्स के लिए भी बहुत ही शॉकिंग चीज़ें हैं। हालांकि वोटर्स को कई बार ये आदत होती है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं इलेक्शन के टाइम, पूरे कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा वादा था, शायद लोगों को लगा कि ये तो ठीक है, ऐसी डराने धमकाने वाली बातें हैं, लेकिन जब ये रियल में एग्जीक्यूट हो रही है तो खुद लोग डर गए हैं यूएस के। और बाहर कंट्रीज़ की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसका भी मैं इम्पैक्ट बता दूंगा, बाहर कंट्रीज़ किस तरह से रिएक्ट कर रही है। लेकिन खुद यूएस में कई सारे प्रोटेस्ट ट्रंप के खिलाफ और इलॉन मस्क के खिलाफ शुरू हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको खुशखबरी बता दूं कि अभी तक हम सिर्फ कॉर्पोरेट्स का वेल्थ मैनेज करते थे, अभी हम इंडिविजुअल स्पेस में एचएनआई की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जहां पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा है या फिर 10 लाख से ज़्यादा रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए फॉर्म फिल कर सकते हो, जहां पर हम आपकी वेल्थ मैनेज करने में मदद करेंगे। तो जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले 6 से 7 महीनों में मार्केट हैज़ बिन गोइंग डाउन कंटिन्यूसली, और ऐसे ही टाइम में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती हैं जिसका आप ज़रूर फ़ायदा लें, और फॉर्म की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। अब देखिए, जब तक यूएस अलग अलग कंट्रीज़ पर टैरिफ लगा रही थी तब तक ये वन वे कम्युनिकेशन था एक तरह से, लेकिन इसका एक रिएक्शन भी होने वाले थे। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसे न्यूटन कहते हैं। तो कुछ उसी तरह की चीज़ यहाँ पर भी होने लगी है। चाइना ने रिटेलिएट कर दिया है और चाइना ने 34% का टैरिफ अगेन यूएस पर लगा दिया है। अब ये यूएस वर्सेस चाइना शुरू होने के बाद चाइना की मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट देखने मिला है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज 13% से गिर चुका है। ताइवान का जो इंडेक्स है उसमें भी लोअर सर्किट लग चुका है, वो भी 9% से ज़्यादा डाउन है। तो दुनिया भर के इंडेक्सेस तो डाउन है ही, लेकिन चाइना और उसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, सबसे ज़्यादा डाउन है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का मार्केट कंपेरेटिवली थोड़ा कम गिरा है। फिलहाल वीडियो शूट करते टाइम निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इंडिया की जो दो मेन इंडाइसेस है, वो क्लोज टू 4% डाउन है और पिछले 5 दिनों में 6.8% से डाउन है।
अब देखिए कई सारी कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर पर सिर्फ 10% का टैरिफ लगाया है, इंडिया पर 26 है, तो अगर मैं वियतनाम की बात करूँ तो उस पर 46% का टैरिफ लगाया है। अब ये कैलकुलेशन कैसे आए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि इंडिया यूएस से आने वाली कई सारी चीज़ों पर 90% की टैरिफ लगाती है। तो अगर यूएस के प्रोडक्ट्स पर 90% के टैक्स लग रहे हैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पर, तो उस हिसाब से तो 45% का टैक्स इंडिया पर लगना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ट्रम्प गवर्नमेंट का, वो कुछ इस तरह का है। अब ये ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, क्विकली 1 मिनट में समझा देता हूँ कि ट्रेड डिफिसिट कब होता है, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, चीज़ें ज़्यादा अंदर आ रही है, भेज कम रहे हम, जैसे इंडिया का मेजॉरिटी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डिफिसिट है, लेकिन अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट नहीं है बल्कि ट्रेड सरप्लस है। हम उन्हें ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो ट्रेड डिफिसिट के नंबर ले लिए, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री के साथ इनका $100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है, डिवाइडेड बाय वो कंट्री यूएस को कितना एक्सपोर्ट कर रही है। मान लेते $150 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रही है, तो नंबर फिगर निकल कर आता है 67% का। 100 डिवाइड बाय 150 67%, 67 का आधा आप कर लो तो 34% का टैरिफ लगा दिया है। और एक वियतनाम का इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। यूएस से वियतनाम का एक्सपोर्ट है $13 बिलियन का, वही वियतनाम से यूएसए को जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी जो ट्रेड अमाउंट है वो है $136 बिलियन, यानी कि यहाँ पर $123 बिलियन की ट्रेड डिफिसिट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो फॉर्मूला सिंपल है, ट्रेड डिफिसिट दैट इज़ $123 बिलियन डिवाइडेड बाय वियतनाम यूएस को कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, $136 बिलियन निकल कर आ रहा है क्लोज टू 90%, उसको हाफ कर दो, क्लोज टू 46% का टैरिफ उन्हें लगा दिया है। अब मैं एक शॉकिंग चीज़ आपको बता दूं जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा, बिल्कुल हिल जाएगा। अब देखिए ट्रम्प गवर्नमेंट इसे क्या कर रही है, दिस इज़ अ रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जो कंट्री हमें लगा रही है उसका आधा हम लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम वियतनाम की बात करें तो 0 to 50% के बीच में उनका टैरिफ है, यानी कि 50% मैक्सिमम टैरिफ है, तो 25% लगाना चाहिए था वियतनाम पर, लेकिन लगा कितना है 46%। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। एक्चुअल में वियतनाम का जो टैरिफ है वो कंपेयर टू इंडिया कम है, लेकिन फिर भी उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ा। वाई? बिकॉज उनका ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ ज़्यादा है। तो जिन जिन कंट्रीज़ का ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ ज़्यादा है तो भाई उन्हें भुगतना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा सरप्लस रहेगा उतना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन तो हमने समझ लिया है। सो दिस इज़ नॉट अ रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रम्प गवर्नमेंट कह रही है, दिस इज समथिंग एल्स। इसका टैरिफ से आप ज़्यादा लगा रहे हो कम लगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड डिफिसिट कितना आ रही है यूएस से, उस हिसाब से यूएस यहाँ पर सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रही है। तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग। तो चीज़ ये है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने थे तो उसके कैलकुलेशन हम और आप 5 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन जो यूएस ने किया वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। इनको शायद इनका मैथमेटिक्स अलग है। अब ये कर क्यों रहे हैं? तो देखिए करंट स्टेट को अगर आप देखें तो यूएस इज़ अ डिक्लाइनिंग पावर एंड चाइना इज़ अ ग्रोइंग पावर। जो इनोवेशंस पहले यूएसए में हुआ करते थे वो अब चाइना में हो रहे हैं, जो ग्रोथ पहले यूएसए में हुआ करती थी वो अभी चाइना में हो रही है। तो इसमें आप एआई ले लो, रोबोटिक्स ले लो। मैं अभी कल एक शिप बिल्डिंग का वीडियो देख रहा था कि पूरी दुनिया में जितनी भी शिप्स फिलहाल बनाई जा रही है 54% शिप्स बन रही है सिर्फ चाइना में। उसमें यूएस का जो मार्केट शेयर है दैट इज क्लोज टू 0.something% आ रहा था। अब ये हर एक इंडस्ट्री में धीरे धीरे होने लगा है। वाई? बिकॉज उन्होंने कुछ कैलकुलेशन बताया था कि जो शिप चाइना में $55 मिलियन में बनती है वही सेम चीज़ यूएसए में $300 मिलियन में बनती है, तो सस्टेन हो ही नहीं पाएगा। तो शायद यूएसए ये चीज़ें समझना नहीं चाहती, और उन्हें ये क्लियरली दिख भी रहा है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में 30-40 साल में बाकी कंट्रीज हमें पीछे छोड़ सकती है। तो शायद जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला मुझे रेसिप्रोकल टैरिफ का लगता है, जो कि रेसिप्रोकल एक्चुअल में है भी नहीं। अब यूएस की बात करें कि ग्रेट अगेन बनाना यूएस को और सेल्फ सफिशिएंट बनना है, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में काफ़ी कठिन है। यूएस का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो जॉब है वो 10% से भी कम है। तो ऐसे में अगर काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मैन पावर ही वहाँ पर काफ़ी महंगी है, तो कोई भी चीज़ वहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो भी ऑफकोर्स बहुत महंगी होगी। तो खुद यूएस वालों के लिए भी ये चीज़ें आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ चीज़ें महंगी हो सकती है, और उसका उन्होंने पता कर लिया है। जहाँ पर चाइना लगातार इनोवेशन में अपना पैसा डाल रही है, वही यूएस का पैसा कहा जा रहा है पता है आपको, डिफेंस में। आप ये पाई चार्ट देखिए और यूएस का जो डिफेंस बजट है वो देख लीजिए, वो है $968 बिलियन का। नेक्स्ट है चाइना $235 बिलियन, यानी कि यूएस के बाद जो डिफेंस पर सबसे ज़्यादा स्पेंड करने वाली अगली 10 कंट्रीज है उनको कंबाइन किया जाए तो भी वो यूएस के डिफेंस बजट को बीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिफेंस एक्सपेंडिचर पर उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए उनका जो यूएस फेडरल डेट है वो बहुत बढ़ चुका है, क्लोज टू $36 ट्रिलियन अब हो चुका है। तो जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए शायद वहाँ पर वो नहीं है, और उन चीज़ों पर है जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया में पैदा हो रहे हैं, पूरी दुनिया अनस्टेबल होती जा रही है। आपको बता दूं कि यूएस का सिर्फ चाइना के साथ ही अभी झगड़ा नहीं चल रहा है, अपने जो नेबर है कनाडा उनके साथ भी चल रहा है। कनाडा में तो झगड़ा इतने बड़े तौर पर चल रहा है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे कि बॉयकॉट यूएस प्रोडक्ट्स। बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक फ़नी और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दो आपको कि एक कॉफ़ी है जिसे कॉफ़ी अमेरिकानो आप कहते हो,
तो कनाडा में उस कॉफ़ी का नाम बदल दिया है। आप सोचो क्या किया होगा, अमेरिकानो हटा के कैनेडियानो कर दिया है। तो उस तरह का हेट चल रहा है वहाँ पर यूएस प्रोडक्ट्स के लिए, और उनको ना यूज़ करने के लिए भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहे हैं। बहुत सारे कैनेडियन वैकेशन के लिए यूएसए को अवॉइड कर रही है। ईयू में भी सेम हालत है। ईयू की कंट्रीज़ भी टेस्ला को बॉयकॉट करती हुई नजर आ रही है। कई सारे लोगों ने जर्मनी में टेस्ला की कार्स जलाकर राख कर दी, ताकि गुस्सा है यूएस के प्रति, यूएस के इस तरह के टैरिफ्स के प्रति। इसी बीच हुआ ये कि इलॉन मस्क की ये फोटो वायरल हो गई जिसमें वो सल्यूट कर रहे हैं, जिसे जनरली हिटलर सल्यूट कहते हैं। और इसी की वजह से जर्मनी में बहुत सारे लोग टेस्ला कार को सस्ती कार कहने लगे हैं, जिसके चलते यूरोप में बहुत सारे लोग टेस्ला की कार पसंद नहीं कर रहे हैं, उसे नहीं खरीद रहे हैं। इसलिए आप वहाँ पर टेस्ला की सेल देखेंगे तो ईयू में टेस्ला की सेल्स लगातार डिक्लाइन हो रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है। वहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम लगा है। जिस हिसाब से हम लगाते हैं टैरिफ उसके कंपेरेटिवली तो काफ़ी कम लगा है, तो थोड़ी बहुत राहत की सांस है। लेकिन ऑफ कोर्स ऑटोमोबाइल कंपनीज और बाकी कंपनीज पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर इंडिया भी आने वाले टाइम में सही में टैरिफ कम करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स है यूएस से आने वाले उन पर, जैसे टेस्ला कार वगैरह पर, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट फिर और ऑटोमोबाइल कंपनीज पर पड़ सकता है। अभी ये न्यूज़ भी आई थी कि इंडिया कोशिश कर रही है कि यूएस के साथ निगोशिएशन करने की, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लगाया है उसे और थोड़ा कम किया जाए। तो देखते अभी आगे क्या होता है। ये चीज़ शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया को इन टैरिफ्स को लेकर ये जो सिचुएशन है इसका कोई बेनिफिशियरी सबसे बड़ा बन सकता है तो वो इंडिया बन सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 26% टैरिफ हम पर लगाया है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो जैसे वियतनाम में आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, चाइना में हो रही है, दोनों पर क्लोज टू 50% टैरिफ लगाया है। लेकिन इंडिया पर कितना है, 26%। अब इसकी वजह से बहुत सारे जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि टैरिफ में आधे का डिफरेंस है, 50% का डिफरेंस है। और ये चीज़ इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। साथ ही बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो पहले वियतनाम के साथ होती थी, चाइना के साथ होती थी, चाइना से अभी तगड़ा झगड़ा चल रहा है, ये सारी चीज़ें इंडिया अट्रैक्ट कर सकता है। हालांकि अपॉर्चुनिटी लंबे समय से इंडिया के लिए अवेलेबल है, लेकिन जिस हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहिए हम नहीं ले पा रहे हैं, ये बड़ा क्लियर है। और ये अपॉर्चुनिटी अब और भी बढ़ गई है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह से बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और सब्सिडी देकर या फिर कुछ टाइम के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस पूरी तरह से हटाकर उन्हें मोटिवेट कर पाती है। तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। तो वियतनाम और चाइना को नुकसान हो रहा है, ये तो क्लियर है। अगर आप ये शेयर प्राइस देखते हो हॉन हाई प्रेसिजन इंडस्ट्री यानी फॉक्सकॉन की, तो लगभग 20% स्टॉक डाउन है। रीज़न सिंपल है, इनका बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चाइना और वियतनाम में है, जो फिलहाल दोनों भी कंट्रीज फिलहाल प्रॉब्लम में है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो इंडिया हो सकता है, सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा, तो मुझे लगता है कि चाइना यूएस को ही हो सकता है। पहले तो यूएस के पास मैन पावर काफ़ी महंगी है, तो बहुत सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ें करना वहाँ पर टफ है। दूसरी चीज़ ये टैरिफ वॉर की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ यूएस से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर भी अपनी टैक्सेस बढ़ा रही है, तो उससे यूएस को भी बाहर एक्सपोर्ट करना टफ जाने वाला है। और यूएस में आने वाली चीज़ें, जैसे कि यूएस चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और ट्रम्प गवर्नमेंट ने चाइना पर और टैरिफ लगाए, जिससे चलते चाइना से आने वाली चीज़ें यूएस वालों के लिए बहुत महंगी हो सकती है। और टैरिफ वॉर की सबसे ख़राब बात यह है कि जब जब ये टैरिफ वॉर हुए हैं तब तब रिसेशन आया है। मैं आपको नंबर्स के साथ बता दूँ, 1930 में जब टैरिफ वॉर हुआ था उस टाइम रिसेशन आया था और लंबे समय तक चला था। वो रिसेशन यूएस में लगभग 15 साल तक चला था। इस पर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम पर टैरिफ इन्होंने कम लगाया है, लेकिन एक चीज़ वो कहना चाहते थे कि रूल बेस्ड ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड इज़ ओवर नाउ। अब हर एक कंट्री एक दूसरे पर कुछ भी टैरिफ लगाती रहेगी, वॉर्स चलते रहेंगे और इससे आने वाले टाइम में पूरी दुनिया काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यूएस को अगर ये चीज़ करनी थी तो पहले उन्हें एक दो कंट्रीज़ के साथ ट्रायल करना था। अगर सारी चीज़ें सही चल रही तो उस हिसाब से उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सपांशन करना था। लेकिन उन्होंने जो हड़बड़ी में चीज़ की है उसका नुकसान उन्हें खुद भी भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। इसे बाहर निकलने एक ही तरीका है कि यूएस को अपनी गलती का एहसास जल्दी होना चाहिए और उन्हें फिर अलग अलग चीज़ों पर निगोशिएट करके इस पर सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ रिटेलिएट करेगी, प्रॉब्लम और बढ़ेगी और पावर के मामले में पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो बदल सकता है। तो आने वाला टाइम काफ़ी अनस्टेबल रहने वाला है, उतना तो श्योर है। अब इसके चलते हो ये रहा है कि बाकी कंट्रीज़ से यूएस की तरफ हेट बढ़ रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ यूएस डॉलर को बॉयकॉट कर रही है कि चाइना ने रिसेंटली अपनी डिजिटल करेंसी ट्राई की, उससे उन्होंने थाईलैंड के साथ कुछ ट्रांजेक्शंस भी किए जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी थे। अब ऐसे में यूएस के लिए सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही नुकसान नहीं है, बल्कि डॉलर का यूज़ भी अगर बाकी कंट्रीज़ कम करेगी तो ग्लोबल पावर रहने में भी उन्हें तकलीफ हो सकती है। और इंटरेस्टिंगली 2012 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इफ द डाउ ड्रॉप्स 1000 पॉइंट्स इन 2 days द प्रेसिडेंट शुड बी इम्पीच्ड इमीडिएटली। ये उन्होंने उस टाइम कहा था जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे एंड ट्रंप वाज क्रिटिसाइजिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अंडर ओबामा। और 2 दिन की बात तो छोड़ दीजिए, एक दिन में मार्केट वहां पर 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है।
क्या विचार है आपका, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आने वाले टाइम में इस अनस्टेबल इन्वायरमेंट के लिए आप थोड़ा प्रिपेयर ही रहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ हो सकता है अभी धीरे धीरे। तो आने वाले 8-10 दिन में और भी इस पर क्लैरिटी आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, किस तरह से ये रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने कैलकुलेट किए हैं, जो एक्चुअल में रेसिप्रोकल है भी नहीं, और पूरी दुनिया पर इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ सजेशन रहेगा टॉपिक रिलेटेड, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।